नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत ब्रिटेन संबंधों की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस समय JNU CIPOD के अध्यक्ष प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी जुड़े हुए हैं। स्वर्ण सिंह जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। बात करेंगे पूर्व राजदूत SR तायल साहब से। तायल साहब, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और बात करेंगे WTO के पूर्व राजदूत डॉक्टर जयंत दास गुप्ता जी से। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि अपनी इस यात्रा पर उत्साह काफी दिखाया उन्होंने और कहा कि मेरी भारत यात्रा रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर केंद्रित रहेगी। रोजगार सृजन की जब हम बात करते हैं तो भारत की दृष्टि से भी ये पहलू महत्वपूर्ण है और ब्रिटेन की स्थिति को देखते हुए भी यह पक्ष खासा महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास के नजरिए से दोनों देशों के लिए आर्थिक पक्ष खासा महत्वपूर्ण मुद्दा रखता है। आप कैसे देखते हैं इन दोनों विषयों को? धन्यवाद मनोज। पहले तो आपने सही कहा कि भारत आने से पहले ही प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन से ये कहा था कि उनका जो ज्यादा ध्यान है वो आपसी आर्थिक संबंधों को, व्यापार को, निवेश को आगे बढ़ाने में लगा रहेगा इस यात्रा में। और उन्होंने न केवल ये कहा कि दोनों तरफ से वो कोशिश करेंगे कि इस यात्रा में इतनी संधियों पर हस्ताक्षर हो जाएं कि कुल मिलाकर करीब 1 अरब पाउंड की उन्होंने बात की, जो 100 अरब रुपए हो जाता है। जितना निवेश होने की उनको उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं। उन्होंने खुद कहा कि इससे करीब 11,000 नौकरियां उनके लिए नई तैयार होकर आएंगी। जाहिर है कि भारत के लिए भी इस तरह से नई नौकरियां बनने की संभावना बढ़ेगी। पर इसमें शायद थोड़ी सी ये बात समझना जरूरी होता है कि भारत और ब्रिटेन के जो संबंध हैं, यूनाइटेड किंगडम के जो संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, व्यापार में खासकर, वो इस सदी की शुरुआत में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारी हिस्सेदार था और अब मुझे लगता है खिसक कर धीरे धीरे 15वीं या 16वीं पोजीशन पर पहुंच गया है। तो जैसे भारत के आर्थिक व्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ी है, व्यापार बढ़ा है पिछले करीब 2 दशकों में, तो ये यूनाइटेड किंगडम उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाया है और उसके बहुत से कारण बताए जा सकते हैं। उनमें एक ये भी शायद कि आपसी यात्राओं में भी कुछ ढीलापन आया। आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी 2015 में गए थे ब्रिटेन जी, और टेरेसा मे आई थी भारत 2016 में। उसके बाद बहुराष्ट्रीय सम्मेलनों में जरूर मिले हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री को पिछले जून बुलाया गया था G7 के शिखर सम्मेलन में, वो जा नहीं पाए थे, उन्होंने ऑनलाइन उसमें शिरकत की थी। उसके बाद नवंबर में फिर वो ग्लासगो में जो क्लाइमेट चेंज समिट हुई उसमें गए। पर पिछले करीब 2021 के वर्ष में जब पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर बोरिस जॉनसन को चीफ गेस्ट बनना था, उसके बाद फिर दूसरी तारीख तय हुई, वो हो नहीं पाया। तो जो राजनयिक तौर पर बड़े नेताओं का आपस में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का जो कोशिश है, उसमें थोड़ी सी ढील नजर आई है। और जाहिर है कि इसका ये मतलब है कि उसमें फिर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और आप देखें कितनी तेजी से जनवरी में शुरू हुई है बातचीत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाने की। फरवरी में फिर एक बार बातचीत हुई और तीसरी बार फिर 25 अप्रैल को फिर से होने वाली है। और कहा जा रहा है कि यदि पूरा FTA नहीं एग्रीमेंट बन पाता तो एक अर्ली हार्वेस्ट जी का आपस में तालमेल बनाया जाए, जिसमें करीब 65% कमोडिटीज और 40% सर्विसेज के ऊपर तो बिल्कुल जो है जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनके ऊपर रोक लगाई जाए, ताकि तेजी से व्यापार बढ़ सके आगे। और पोटेंशियल इसलिए बहुत ज्यादा हो जाता है कि ऐसा मानते हैं कि करीब 50 अरब डॉलर उत्पाद करती हैं भारत की कंपनियां आज ब्रिटेन में। भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है ब्रिटेन में और करीब 1 लाख लोगों को वहां ये कंपनियां नौकरी मुहैया कराती हैं। तो इसलिए ये जो जमीन पर जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी है और उसको सहूलियत बनाने से व्यापार निवेश को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, सामरिक संबंध भी लगातार आगे बढ़ेंगे और रक्षा सुरक्षा के मामले में लोगों के आवागमन में करीब 4 से 5 लाख लोग आपस में आते जाते हैं, भारत से ब्रिटेन जाते हैं हर साल। तो वो रिश्ते हैं, पर ये आर्थिक जो संबंध है उनमें जो थोड़ा ढीलापन आया है उसमें बड़ी तेजी से आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है।
जी। और इसीलिए आपने जैसे कहा कि लंदन से चलने से पहले उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ध्यान उनका केंद्रित रहेगा व्यापार और निवेश पर। और 10 सेकंड में गुजरात जाने के बहुत कारण हो सकते हैं, पर एक कारण ये भी है कि भारत की जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर भारत बहुत ही कॉशियस रहता है। और कई बार इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब बात करते हैं कि टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स कम करने की, तो वो ब्रिटानिया के जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट्स भारत में लाने के लिए कुछ कभी कभी अड़चन आती है। शायद इसलिए भी वहां वो गए और उन्होंने अमूल जो कलेक्टिव है, कम्युनिटी है, उनके लोगों से भी शायद बात करने की कोशिश की। जी तो बिल्कुल गुजरात का अलग अहमियत है उसमें। और मुझे बिल्कुल। लगता है भारत से संबंध अपने पूरी तरह से बदलने की कोशिश भी इस यात्रा में मुझे लगता है पूरी तरह से जी कोशिश रहेगी दोनों तरफ से। ब्रिटेन भी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, एक बड़ा मुद्दा रहा है वीजा का। इस मामले में चीन जैसे गैर लोकतांत्रिक देश के मुकाबले में भारत के लिए जो ब्रिटेन के नियम हैं वो कभी कभी बड़े सख्त नजर आते हैं। कोविड काल में भी इसको लेकर सवाल उठा था। कोविड वैक्सीन को लेकर जिस तरह से जो कूटनीतिक चालें चली गई थी ब्रिटेन की तरफ से, उसको लेकर भी भारत ने अपना ऐतराज दर्ज कराया था। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि रिश्ते निभाने हैं तो दोनों तरफ से निभाएंगे, संबंध मधुर होंगे तो दोनों तरफ से होंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि संतुलन होना जरूरी है दोनों तरफ से आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। पर चूंकि यूनाइटेड किंगडम जो है वो भारत के इतिहास से बहुत खास तरह से जुड़ा हुआ है और करीब करीब 1.5 लाख भारतीय मूल के लोग वहाँ रहते हैं, छोटे से यूनाइटेड किंगडम जैसे देश में। और लगातार जो भारत से विद्यार्थी जाते हैं पढ़ने के लिए उनकी संख्या में वृद्धि हुई जी। तो ये सब चीजों को देखते हुए अब देखें 2015 या 16 में ही थेरेसा मे की जब सरकार थी तो वीजा के ऊपर कुछ अंकुश लगाए गए थे। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं कि उनको उसके बाद कितनी देर तक वहां रहने की इजाजत होनी चाहिए, शायद 6 महीने तक की इजाजत दी गई थी। तो क्योंकि वो संख्या लगातार बढ़ी है इसलिए कुछ हद तक जो यूनाइटेड किंगडम की सरकार है वो उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करती रही है। और उसके अलावा और भी क्योंकि इतिहास से जुड़े होने की वजह से और इतने ज्यादा लोग भारतीय मूल के वहां होने से कुछ एक तरह से चुनौतियां भी सामने आती हैं। जैसे अक्सर देखते हैं हर 2-3-4 साल बाद कोई ना कोई ऐसा मुद्दा सामने आता है जिसमें लगता है कि चाहे वो यूनाइटेड किंगडम की संसद हो या बाहर के दूसरे घटक हो, वो भारत में कुछ अलगाववादी ताकतों का खुलकर समर्थन करते हैं वहां। तो उससे भी आपसी रिश्तों में कभी कभी थोड़ा सा खटास आ जाती है। और उसके अलावा क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत के 2 बड़ी चुनौतियां जो पाकिस्तान और चीन है जी। उनके साथ भी यूनाइटेड किंगडम के रिश्ते कभी कभी चुनौतियां खड़ी कर देते हैं कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ कैसे अपना तालमेल बनाते हैं, उनको जो सहूलियतें या एक्सेस वो अफगानिस्तान में दिलवाते हैं उसको लेकर बात होती है। चीन के साथ देखें कि वो भारत से रिश्ते तो बनाना चाहता है पर चीन के साथ व्यापार और निवेश के जो रिश्ते हैं आज यूनाइटेड किंगडम के वो बहुत घनिष्ठ हैं। उसमें वो जो दुनिया भर में 5G तकनीक की बात चल रही है कि चीन का एक तरह से बाइकआउट करने की कोशिश है पश्चिमी देशों में, यूनाइटेड किंगडम उसमें शामिल है और दूसरी तरह से व्यापार में शामिल है। यहाँ तक कि परोक्ष रूप में जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भी शामिल है। तो कभी कभी वो अपने राष्ट्र हित मूल हितों को आगे रखकर इस तरह से व्यवहार करता है कि कुछ भारत को उसमें शंका के कारण बन जाते हैं, जिससे मुझे लगता है कि जो ढील है उसमें तेजी लाने में थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है। जाहिर तौर पे प्रोफेसर चुनौतियां हैं उसको लेकर भी जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, जाहिर तौर पर चाहे बात आर्थिक पक्ष की हो या दोनों देशों के संबंधों की हो, ब्रिटेन के सामने भी है कि भारत के साथ संबंध कैसे बेहतर हो। वीजा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, निवेश का मुद्दा है, ये सब मुद्दे हैं। सैन्य समझौते के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसमें जो पश्चिमी देश हैं, ब्रिटेन भी उसमें से है, वो भी ये चाहता है कि भारत उन पश्चिमी देशों के साथ खड़ा हो। लेकिन भारत ने अपना तटस्थ रुख अपनाया है रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन की भी अपेक्षा है।
जिस तरह से भारत लगातार अपनी प्रोएक्टिव न्यूट्रलिटी को लेकर अडिग खड़ा रहा है, और खासकर अभी जो 2+2 बातचीत अमेरिका के साथ हुई, और वहां जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री ने एक सटीक टिप्पणी की जिसमें कहा कि भारत भी अपने चाहे वो मानवाधिकारों की बात हो या फिर वो रूस से रिश्तों की बात हो, एक अपने राष्ट्र हित को आगे रखकर अपनी विदेश नीति बनाएगा। तो इस तरह से सटीक बयान आने के बाद आप देखें कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लंदन से चलने से पहले ही कह दिया कि मैं भारत को यूक्रेन को लेकर कोई पाठ पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। उन्होंने पहले ही खुलकर यह कह दिया कि भारत की जो नीति है उस पर बातचीत हो सकती है, आपस में समझ साझा की जा सकती है, पर वो कोई लेक्चर देने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि भारत ने ये लगातार दिखाया है कि पश्चिमी देशों की सोच अपने राष्ट्र हितों को लेकर है और भारत की अपनी सोच जो है वो भारत के मूल हितों को आगे लेकर ले जाने की कोशिश है। और उसमें मुझे नहीं लगता बातचीत होने के बावजूद भी किसी तरह की भी कोशिश होगी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कि वो अपेक्षा करे कि क्योंकि बोरिस जॉनसन दिल्ली में है इसलिए भारत की विदेश नीति में कोई किसी तरह का बदलाव आ सकता है यूक्रेन मुद्दे को लेकर। इसीलिए उन्होंने वो बात पहले ही स्पष्ट कर दी है ताकि वो अड़चन ना बने, और जो कोशिश उनकी है निवेश और व्यापार को आगे ले जाने की जी उसमें वो पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाए और अपने संबंध और अच्छे बना पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन संकट को लेकर जो तालमेल पश्चिमी देशों का और भारत का थोड़ा सा खटास में है उसका कोई प्रभाव होगा इस यात्रा में, या उसकी कोई बातचीत इसमें किसी तरह की अड़चन बनने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, इस वक्त खटास की तो